नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। जिस राष्ट्रवाद को लेकर नरेंद्र मोदी ने कभी विपक्ष को धूल चटा दी थी, जिस तरह आंख में आंख डालकर दूसरे मुल्कों से बात करने की थ्योरी पर नरेंद्र मोदी ने कभी विपक्ष पर करारा हमला बोला, मोदी की उसी राष्ट्रवाद थ्योरी पर ताबड़तोड़ चोट करने की कोशिश हो रही है। ये अटैक राहुल गांधी की तरफ से हो रहा है, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से हो रहा है, कभी नए भारत के सामर्थ्य जिसमें जैसे को तैसा वाला जवाब दिया गया, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की गई, तब उस पर सबूत मांगकर सवाल उठे, आज गारंटी दी जा रही है और सो कॉल्ड फैक्ट की बात की जा रही है। मुझे नहीं मालूम कि ये सो कॉल्ड फैक्ट सही है या प्रधानमंत्री मोदी का भरोसा जो देश की संसद को दिया था वो सही है। दर्शकों, इसी महीने भारत चीन सैन्य कमांडरों की बातचीत से पहले ये जानकारी सामने आई थी कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय सैन्य तैनाती में कोई भी कमी नहीं आई है। वहां भारतीय सेना उसी दमखम के साथ तैनात है जैसे मई 2020 के बाद तैनात की गई थी। मसलन करीब 50 से 60 हजार भारतीय सैनिक सीमा पर तैनात हैं। भारतीय वायुसेना के क्रिटिकल एसेट्स जैसे रडार, जमीन से हवा को मारने वाली गाइडेड वेपन सिस्टम भी लद्दाख के फॉरवर्ड लोकेशंस पर तैनात हैं। आप सोच रहे होंगे कि सवाल पब्लिक का में आज अचानक मैंने ये जानकारी क्यों साझा की। दरअसल दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक मुलाकात की। भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा के मुताबिक प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति जिनपिंग से बॉर्डर के अनसुलझे मुद्दों पर चिंता जाहिर की, लेकिन जिन शब्दों की कूटनीतिक अहमियत है उन्हें लेकर भारत की राजनीति का घमासान छिड़ चुका है। संयोग से लद्दाख के दौरे पर गए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आरोप है कि चीन ने हिंदुस्तान की जमीन हड़प ली है और कांग्रेस सवाल कर रही है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी चीन के राष्ट्रपति से क्या बात करते हैं। तो उधर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री मोदी चीन के राष्ट्रपति से बातचीत करने के लिए उनके पीछे क्यों भाग रहे हैं। सवाल पब्लिक का है कि एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर मोदी जिनपिंग की मुलाकात को राजनीतिक हथियार क्यों बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी से बैर, लेकिन क्या चीन पर भारत के कूटनीतिक हितों की भी परवाह नहीं हो रही। यही है आज सवाल पब्लिक का। ये बात जरूर सच है कि पूर्वी लद्दाख समेत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के कई पॉइंट्स पर चीन के साथ भारत का तनाव बरकरार है। इसी तनाव को कम करने के लिए 14 अगस्त को दोनों देशों की सेनाओं के कोर कमांडरों के बीच 19वें राउंड की बातचीत हुई। ये बातचीत 2020 से चल रही है, 19 राउंड हो चुके हैं। सैन्य कमांडरों के बीच इस बातचीत की टाइमिंग खास थी क्योंकि कल जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग मिले तो प्रधानमंत्री मोदी एलएसी के विवादित मुद्दों को सुलझाने पर जोर दे सके। लेकिन इस संवेदनशील मसले पर राहुल गांधी का दावा है कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। सुनिए उनका ये बयान। तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। कमाल है भाई, राहुल गांधी जी लद्दाख में थे, वहां की सरहदी सड़कों पर बाइक से घूम रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, राजनीतिक रैलियां कर रहे थे, लेकिन ऐसी कौन सी खुफिया रिपोर्ट उनके पास आ गई
कि आप ऐसा दावा करने लगे कि चीन बॉर्डर को लेकर प्रधानमंत्री का बयान सही नहीं लग रहा? ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने पिछले साल दावा कर दिया था कि अरुणाचल में चीन हमारे जवानों को पीट रहा है। सवाल पब्लिक का है कि बॉर्डर और सेना के मसलों पर क्या अनवेरिफाइड क्लेम्स कोई जिम्मेदार राजनीतिक नेता कर सकता है? यहां मैं ये भी याद दिला दूं कि जब राहुल गांधी की कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार थी तो उस समय के रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने संसद में कहा था कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं करना ही भारत की रणनीति है। कम से कम चीन बॉर्डर पर सड़कों, पुलों, सुरंगों के मामले में आज स्थिति एकदम बदली हुई है। इसी की बदौलत आज पूर्वी लद्दाख के फ्रिक्शन पॉइंट्स पर भारतीय सैन्य रेजिस्टेंस बराबर की टक्कर का है, लेकिन एलएसी पर माफ कीजिएगा, एलएसी पर तनाव के बावजूद चीन के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी के डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं कैसी हैं ये मैं आपको बताना चाहती हूं। आज चीन के विदेश मंत्रालय के बयान जिसमें दावा हुआ है कि मोदी ने जिनपिंग से मुलाकात की इच्छा जताई थी, उस आधार पर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है लद्दाख बॉर्डर के सही हालात पर देश को अंधेरे में रखकर प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की गुहार लगा रहे हैं। मैं यहां आपको बता दूं कि आधिकारिक तौर पर भारत ने यह नहीं बताया है कि मुलाकात किसकी रिक्वेस्ट पर हुई। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात की रिक्वेस्ट चीनी पक्ष की ओर से लंबे समय से पेंडिंग थी। खैर, ओवैसी साहब को चीन के विदेश मंत्रालय के बयान पर ज्यादा भरोसा हुआ। सुनिए बॉर्डर इशू पर उनके आरोप क्या है। तो आखिर क्या है कि अगर हमने ये टेरिटरी खो दिया है, हमने भारत की बीजेपी की सरकार चीन के सामने झुक जा रही है, ये बड़ी हमारे लिए बड़ी बेशर्मी की बात है। इसीलिए हम इस बात का डिमांड करते हैं कि एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया जाए। आप जो बातचीत कर रहे हैं चीन से, क्या हम वो 65 में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हमारी फौज वहां पर पेट्रोलिंग कर पा रही है? नहीं कर पा रही है। जो आप बातचीत कर रहे हैं कि क्या डेप्सांग और डेमचौक में क्या हम पेट्रोलिंग कर सक रहे हैं, जो चीन वहां काबिज होकर बैठा है, नहीं कर पा रहे हैं। जी जिनपिंग से मोदी की मुलाकात को लेकर हो रहे राजनीतिक हमलों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी चीन के मुद्दे पर आधारहीन बात करने के आदी हो गए हैं। इसी के साथ बीजेपी ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच कथित एमओयू को सार्वजनिक करने की मांग भी की। उधर बीजेपी आईना दिखाकर ये भी कह रही है कि जब डोकलाम विवाद चल रहा था तब राहुल गांधी ने चीन के राजदूत के साथ खाना भी खाया। यही नहीं, बीजेपी के आरोप पंडित नेहरू की चीन नीति तक पहुंच गए। सुनिए बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का ये बयान। सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 18, उसमें नेहरू जी की 21 जून 1952 दिल्ली प्रेस क्लब में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र है। एंड आई कोट, पत्रकार का नेहरू जी से सवाल है कि पंडित जी, क्या भारत ने चीन को चावल की सप्लाई की है? नेहरू जी का उत्तर है, चीन को बहुत अधिक मात्रा में चावल नहीं भेजे गए हैं। स्पेशल केस होने की वजह से हमने कम मात्रा में चावल भेजा है। जैसा कि आप जानते हैं, दुर्गम पहाड़ी इलाका होने की वजह से एक मुश्किल मार्ग है, यहां कोई भी काम आसान नहीं है। आगे सुनिए, लेकिन चीन की जरूरत को देखते हुए हमने बहुत मात्रा में चावल देने पर सहमत हुए हैं। यह चावल चीन की सेना के लिए बहुत जरूरी है और हम उन्हें जिंदा रखने में मदद कर रहे हैं। यद्यपि हम उन्हें तिब्बत के बाहर भी देखना चाहते हैं। चीन की सेना भूखों मरने की स्थिति में थी, तब इन महोदय ने जानते कितने चावल पहुंचाए थे, जिसको थोड़ा बहुत कर 3,500 टन 3,500 टन चावल भेज के, और बकौल जवाहरलाल नेहरू वो कह रहे हैं कि उनको जिंदा रखने में मदद करना चाहते थे। इसलिए राहुल गांधी जी, जब आप बोलने की कोशिश करते हैं तो याद रखियो। तो आज पब्लिक सवाल पूछ रही है। पब्लिक का सवाल नंबर 1, भारतीय जमीन पर चीनी कब्जे का राहुल गांधी का दावा क्या भारत की सैन्य और कूटनीतिक कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकता है? सवाल नंबर 2,
मोदी जिनपिंग मुलाकात पर क्या ओवैसी जैसे नेताओं ने चीन के बयान को ज्यादा तवज्जो दिया है? सवाल नंबर 3, क्या नेहरू के समय की चीन नीति की वजह से भारत चीन सीमा विवाद आज तक उलझा हुआ है? यही है आज सवाल पब्लिक का, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय आलोक, प्रवक्ता है बीजेपी के, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस की तरफ से बोलते हैं, वारिस पठान प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, सुशांत सरीन सामरिक मामलों के विशेषज्ञ, आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं पहले वारिस पठान जी आपसे पूछना चाहती हूं, मैं सबसे ज्यादा मुझे इस बात में आश्चर्य हो रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब चीन की बातों पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लग गए हैं। चीन ने कभी कुछ सच कहा है? जो भी कहते हैं ग्लोबल टाइम्स में, उसे अगर आप सच मानने लगे तो शायद हैदराबाद भी आज चीन के पास होगा। लेकिन सीरियस नोट पे पूछना चाहती हूं, अपने प्रधानमंत्री पे आपको भरोसा नहीं है और चीन के स्टेटमेंट पर आपको भरोसा है, क्या ये सही है? ये कहां गई वो लाल आंख, कहां गया वो 56 इंच का चौड़ा सीना? मोदी जी भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके हमके सबके प्रधानमंत्री हैं, तो फिर क्यों जाके चीन के सामने झुक जाते हैं? क्यों चीन से डरते हैं? क्या वजह है? हम तो कब से बोलते आ रहे हैं कि चीन हजारों किलोमीटर हमारी सीमाओं के अंदर घुस चुका है। अमेरिकन सैटेलाइट ने दिखाया, आप ये बोलेंगे अमेरिकन सैटेलाइट भी फेल है, वो झूठ दिखा रहा है। अरुणाचल प्रदेश तो हमारे देश का हिस्सा है। वहां के नागरिकों ने वीडियो बना बना के डाला और दिखाया कि देखिए किस तरह से चीन यहाँ पे गांव बसा रहा है, किस तरह से यहाँ पर ब्रिजेस बन रहे हैं। मगर मोदी जी खामोश, पहले का ना कोई घुसा है ना घुसने देंगे, 1 इंच भी किसी ने कब्जा नहीं किया है। सरासर झूठ बात थी। 2020 से लेकर अब तक 19 राउंड बातचीत के हो गए हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब के। चाइना की ऑफिशियल्स ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि हमको चीन के मुद्दे के ऊपर बात करनी है। आज वहां पर 65 से ज्यादा जगह है जहां पर पूछना चाहते हैं कि 25 जगह पे गश्त नहीं कर सकते। क्या सही है, गलत है? हम सवाल कर रहे हैं क्या उधर कहां तक घुसे, क्या नीति है सरकार की, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। नविका जी, हम यही चाह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री जी एक स्पेशल सेशन बुलाए पार्लियामेंट का, वहां आए, बताएं उनकी क्या बात हो रही है, किस पोजीशन पे भारत देश खड़ा हुआ है, क्योंकि वहां पर हमारे 50,000 से ज्यादा जवान खड़े हुए हैं 2 साल से। इन्होंने एक बफर जोन बना के रख दिया है वहां पर। मैं दूसरा सवाल यह करना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी से, गलवान तो आपको याद है ना, हमने हमारे 19 जवान शहीद हो गए वहां। तो हमारे बहादुर सिपाहियों का मैं दाद देता हूं, सैल्यूट करता हूं उनको कि जो उन्होंने चीन के सोल्जर्स को खदेड़ खदेड़ के मारा और भगाया। ये तो सब वायरल है, तो क्यों आप झूठ बोलना चाहते हो? अब मुझे ये बताइए, क्या प्रधानमंत्री जी को ये नहीं पता कि ट्रेड इम्बैलेंस जो है वो हमारा चीन के एकदम बढ़ते ही जा रहा है, ट्रेड इम्बैलेंस में पीछे जा रहे हैं? तो प्रधानमंत्री जी सिर्फ झूठ क्यों बोलना चाहते हैं, क्यों टाइम पास करना चाहते हैं? सिर्फ दिपशोंग और देमशोंग, ये 2 जगहों के ऊपर चीन घुसा हुआ, इसके बारे में प्रधानमंत्री का क्या बोलना है? नहीं, 10 सेकंड में अपनी बात में कंप्लीट कर दूंगा। नविका जी, ये सारी जो चीजें मैं आपके सामने बता रहा हूं, ये देश की जनता जानना चाहती है, क्योंकि प्रधानमंत्री उस मीटिंग में जाते हैं। प्रधानमंत्री को सीधा बोलना चाहिए कि नहीं, हम हमारे बहादुर सिपाही अब जो एक्शन लेंगे उसको पूरा देश मानेगा। मुझे यकीन है कि हमारे भारत देश के सिपाही इतने सक्षम है कि अगर चीन घुसा हुआ है तो उनको खदेड़ के वहां से फेंक देंगे। आप उनको इजाजत दीजिए, आप एक पॉलिसी लाइए, आप चर्चा करिए ना। कुछ भी नहीं करेंगे तो इस तरह से तो हमारी जमीन के जमीन चलेगी, हजारों एकड़ के। ठीक है वारिस पठान जी, आपको लगता है पहले जो आम सेशन चलते हैं संसद के उसमें तो कोई बातचीत होती नहीं, लेकिन आपको एक विशेष सेशन चाहिए। दूसरी बात कि आप चाहते हैं पॉलिसी की डिस्कशन आपसे पहले हो और चाइना को जो भी चढ़ाई करनी है या एयर स्ट्राइक करनी है वो बाद में हो। बता के दुश्मन को पहले आपको बताने के बाद दुश्मन के साथ हम जो भी करें वो करें। ये कौन सी पॉलिसी आप सजेस्ट कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अजय आलोक जी सवाल उठाए हैं वारिस पठान जी, जिनका भरोसा चीनी स्टेटमेंट पर ज्यादा है, हमारी अपने देश की स्टेटमेंट पर कम। जवाब दीजिए। देखिए नविका जी, सबसे पहले तो वारिस पठान और उनकी पार्टी को उतनी तवज्जो देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। इनका क्या स्टैंड रहता है देश के बारे में,
देश की अखंडता संप्रभुता के बारे में, वो हम सबको पता है, इसलिए उतनी तवज्जो देने की इनको जरूरत नहीं है। मैं आज आपसे एक सवाल इन लोग सबसे यहां पूछना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि चीन पे कुछ भी बोलने के पहले मुझे ये बता दें कि भारतीय सेना पे विश्वास रखते हैं या नहीं, क्योंकि अगर चीन घुस गया है तो इसका मतलब भारतीय सेना अपना काम ठीक से नहीं कर रही। जब हमारे जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफिसर नॉर्दर्न सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर, मैं तवांग और लद्दाख दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों के जब बयान आ चुके हैं कि 1 इंच कोई नहीं घुसा है, तो फिर यह सवाल उठाने की नौबत कहां से आ रही है कि चीन घुस गया है? या तो आप सेना पर भरोसा नहीं करते हैं, इसीलिए आपको विश्वास है कि चीन घुस गया है और हमारी सेना डर के मारे पीछे भाग गई, क्योंकि राहुल गांधी तो पहले ही भारतीय सैनिकों को पिटवा चुके हैं। उनको ओपन स्टैंड है ये कि चीनी हमारे भारतीय सैनिकों को पीट रहा है। इसका मतलब भारतीय सेना पे आपको विश्वास नहीं है। दूसरा, इसको राजनीतिक चश्मे से देखिए जरा, ये बिल्कुल सोची समझी प्लान स्ट्रैटेजी है। कल चंद्रयान उतरा, देश खुशी में झूम उठा, चंद्रयान की बातें हो रही थी, दिन भर बातें हो रही थी। राहुल गांधी जानबूझ के 4 दिन पहले लद्दाख चले गए, क्योंकि उनको पता था कि प्राइम मिनिस्टर ब्रिक्स सम्मेलन में जाएंगे, वहां चीन चाइना भी आएगा और मैं लद्दाख में रहूंगा। मैं लद्दाख से यह स्टेटमेंट जब दूंगा कि चाइना घुस गया है, तो ये ब्रिक्स सम्मेलन की सफलता, ब्रिक्स सम्मेलन में भारत की जो शिखर पे जो लोकप्रियता पहुंची है, जो चंद्रयान की बातें हुई हैं, वो बातें ना होके फिर से चाइना घुस गया एक नैरेटिव शुरू करेंगे, जो 2019 में भी किया था, 2020 में भी किया था। इनको चाइना से ऑब्सेशन है, प्यार है, हम लोग सबको ही जानते हैं, लेकिन इनके ऑब्सेशन का मतलब ये नहीं है कि ये भारत की संप्रभुता पे सवाल उठाएंगे। ये कौन नहीं जानता है कि चीन तो हमारा नेबर ही नहीं था। चीन को हमारा नेबर किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। कोई इसको डिनाई कर सकता है? आज जो सुधांशु जी बोल रहे थे कि कैसे जब तिब्बत में अत्याचार चल रहा था तो चावल भेजा जा रहा था चीन को, अगर तिब्बत में सब स्टैंड हम क्लियर रखते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में, तो चीन तो हमारा नेबर बनता ही नहीं। हमने तो अपने हाथों से चीन को नेबर बनाया। पंचशील एग्रीमेंट कर लिए, परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल की सीट छोड़ दी, अक्साई चीन छोड़ दिया। 2008 में वहां पे इन्वेजन हुआ, एक पत्रकार ने छाप दिया तो तुरंत उस पत्रकार पे एफआईआर करके उसको जेल में डाल दिया कि कोई इन्वेजन नहीं हुआ है। खुलेआम पोर्ट तोड़ दिया। आपका 2013 तक लगातार इन्वेजन होता रहा, किसको नहीं पता है? और कभी भारत सरकार ने कभी रिवोल्ट नहीं किया। भाई जो करता है चीन करने दो, हम बॉर्डर डेवलप ही नहीं करेंगे। ये लड़ाइयां शुरू कब से हुई हैं? कभी सोचा है आप लोगों ने? ये तहसीन पूनावाला बहुत अहम सवाल उठाए हैं, बहुत अहम सवाल उठाए हैं अजय आलोक जी ने। तहसीन पूनावाला, क्या ये सोची समझी स्ट्रैटेजी है कि चंद्रयान हो या ब्रिक्स में या G20 में जो भारत को सफलता मिल रही है, भारत का जो मान बढ़ रहा है, उसके खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की ये कोशिश है? जवाब दीजिए, बहुत संगीन सवाल है। अजय भाई ने कुछ सवाल पूछे, उनके उत्तर देते हुए मैं आपसे बोलना चाहूंगा नाविका जी। अजय भाई ने कहा कि आपको सेना पे भरोसा नहीं। सेना पे ही भरोसा है, वर्तमान सरकार पे भरोसा नहीं। सेना ने 2020 में 19 सैटेलाइट इमेजेस और 18 मैसेजेस भेजे होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री को कि चीन घुसपैठ कर रहा है मिलिट्री ऑपरेशंस द्वारा। हम ऑपरेशन नमस्कार कर रहे थे कोविड को लेकर, इसलिए हमने लद्दाख में मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं करा, चीन करा था। 19 सैटेलाइट इमेजेस, आपने उसको गंभीरता से नहीं ली। पहली चीन सिक्योरिटी ग्रुप मीटिंग कब हुई? जब चीन ने घुसपैठ की, मई के अंदर, जब अप्रैल से घुसपैठ चल रहा था। झूठ बोल रहा हूं मैं। 65 में से 23 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर आज आप पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। डीजीपी लद्दाख ने कहा, अपने रिपोर्ट को डीजीपी कॉन्फ्रेंस निकाला। मैं मान देता हूं राहुल गांधी खराब, अखिलेश यादव खराब, ओवैसी साहब खराब, आप तो अच्छे हो ना। तो आपने वर्तमान सरकार ने क्यों झूठ बोला कि चीन सिंह के चाइनीज राष्ट्रपति से कोई बातचीत नहीं हुई बाली समिट पर, सिर्फ हाय हेलो हुआ। और उस बात को चाइना ने जब झूठ बोला, उसके बाद हमारी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री को कबूल करना पड़ा कि मोदी जी ने बातचीत की। मोदी जी बातचीत करे, जी जिनपिंग बातचीत करे, बात वो नहीं है। बातचीत होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए, उसमें कोई उन पर आरोप नहीं लगा रहा। सवाल है आप देश से झूठ क्यों बोल रहे हैं? एक लास्ट चीज, अगर कोई नहीं घुसा था और 1 इंच भी जमीन किसी ने ऑक्यूपाई नहीं किया, तो हमारे 20 शहीद क्यों हुए? अगर कोई नहीं घुसा था तो क्या हमारे सैनिक वहां गए थे? हमारे तो सैनिक नहीं गए थे, वो लोग आए थे। तो अगर वो लोग आए थे तो मोदी जी ने दोबारा से देश से झूठ क्यों बोला? सवाल वो है, आप देश से झूठ क्यों बोल रहे? कोई नहीं कह रहा कि भाजपा देश के खिलाफ है, देशद्रोही है। जो शब्दों का प्रयोग आप करते हैं हम नहीं कर रहे, लेकिन आप देश से झूठ बार बार बोलते। सवाल वो है, आप देश से झूठ क्यों? अजय आलोक जी, ये सिर्फ राजनीति की बात है या कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो देश के सामने नहीं रखे गए? ये सवाल है तहसीन पूनावाला का, जवाब दीजिए।
सबसे पहली बात कि तहसीन ने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। तहसीन भाई ने, मैंने साफ साफ कहा कि अगर चीनी घुस आए हैं तो ये सेना की विफलता है कि नहीं। और जब जनरल ऑफिसर कमांडिंग नॉर्दर्न सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर बयान दे के कह रहे हैं कि 1 इंच भी नहीं घुसा, तो फिर किस सैटेलाइट इमेज की आप बात कर रहे हैं? अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट आप खुद करते हैं। एक तरफ कहते हैं सेना पे भरोसा है, सरकार पे भरोसा नहीं है। जब सेना के जनरल ऑफिसर कमांडिंग बयान दे रहे हैं कि 1 इंच भी नहीं घुसा, तो फिर ये सवाल कहां से आ गया? तो कॉन्ट्राडिक्ट तो आप अपने आप को कर रहे हैं ना, पहली बात। अजय भाई 20 लोग दूसरी बात मैं कहता हूं, तो 20 लोग मैं इसको बिल्कुल सुनियोजित जवाब दे दीजिए। 20 लोग शहीद हुए। अजय भाई बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं उसी पे, शहादत दे रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, उसी बीच में नहीं तहसीन भाई, बीच में नहीं, मैं बोल रहा हूं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। शहादत कब होती है तहसीन भाई? हाँ, शहादत कब होती है? अगर कोई घुसे, हम रेजिस्ट ही नहीं करें, उसको घुसने दें, हम पीछे हट जाएं, तो क्यों मेरे 20 लोग शहीद होते? आज तक हुआ था क्या? 1962 के बाद से हुआ था ना, तो जब भी घुसते थे हम घुसने दे देते थे, छोड़ देते थे, हम पीछे आ जाते थे। 1 मिनट, अब बीच में मत बोलिए, अब बीच में मत बोलिए, अब सुन लीजिए मेरी बात। मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आपको एक बार भी इंटरफेयर नहीं किया आपने। अरे भैया, मेरी बात तो सुनिए, आप मेरी बात तो सुनिए। अब आप डोंट रन अवे फ्रॉम द पोस्ट। नहीं देखिए, आप मतलब भागिए मत, गोल पोस्ट छोड़िए मत, तहसीन पूनावाला जी, आपका पॉइंट क्या है? आपको लग रहा है कि वहां पर कुछ हुआ ही नहीं? अगर कुछ हुआ ही नहीं तो 19 राउंड बातचीत की क्यों हुई है कमांडर्स के बीच में? तो हुआ तो वो सवाल मोदी जी से पूछिए, वो कह रहे कुछ नहीं तो हुआ। उन्होंने घुसने की कोशिश को पीछे किया गया। आपको सरल भाषा अगर समझ में ना आए तो ये मोदी जी की गलती नहीं है। अजय आलोक जी, आप बोल रहे हैं, तहसीन पूनावाला सुनने की भी शक्ति रखिए। अजय आलोक, सुनी तो रही है पूरा देश। अगर हम तवांग में या लद्दाख में या कहीं भी अगर हम पहले की तरह पीछे हटते तो हमारी एक भी शहादत नहीं होती। हमने पीछे नहीं हटे, हमने उनका मुकाबला किया। हमारे 19 शहीद हुए, उनके 80 मरे। हमारे सैनिकों ने मार मार के फेंक दिया, उनको भगाया, खदेड़ दिया। वो तब हुआ जब हमने तय कर लिया कि अब 1 इंच देंगे नहीं। अगर हम पहले की तरह 2014 तक की तरह करते रहते तो हमारा एक भी सैनिक शहीद नहीं होता, 10 किलोमीटर हम और पीछे आ जाते। आज जो 19 राउंड की बातचीत इसलिए हो रही है क्योंकि हम चाहते हैं कि पूर्वतः की जो स्थिति है वही बहाल रहे। आप एग्रेशन कीजिएगा, हम भी एग्रेशन करेंगे। पहली बार हमने टैंक्स पहुंचाए हैं तवांग में या लद्दाख में, आज तक क्यों नहीं गए थे? पहली बार फाइटर जेट्स वहां पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पहली बार सब कुछ हो रहा है जो चीन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये कब से शुरू हुआ तहसीन भाई? 2016 के बाद से, जब 14 से 17 उन्होंने देख लिया कि हम बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहे हैं, हम अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहे हैं, हम टनल्स बढ़ा रहे हैं, हम एयर स्ट्रिप्स बना रहे हैं, तब उन्होंने बॉर्डर पे स्कर्मिशेस शुरू की। नहीं तो इतिहास गवाह है, चाइना से बॉर्डर पे स्कर्मिशेस होती ही नहीं थी, सिर्फ पाकिस्तान से होती थी, जिसकी तो अब हिम्मत ही नहीं होती स्कर्मिश करने की। ये फर्क है नए भारत का और पुराने भारत में, कि अब हम जवाब देना जानते हैं। और आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोची समझी राजनीति और साजिश के तहत राहुल गांधी ने यह बयान दिया है। पहली बात कि 6 दिन अपना लद्दाख टूरिज्म कर रहे हैं और जानबूझ के 6 दिन लद्दाख में रुके हुए हैं, ये इस ब्रिक्स समिट के लिए और चंद्रयान की सफलता के लिए। इससे ध्यान भटकाया कैसे जाए? चीन हमारी सीमा में घुस गया, अरे घंटा घुसा, एक इंच नहीं घुसा। और आप लोग यही सब बात बोल के सेना का मनोबल तोड़ते हैं। एक तरफ कहते हैं सेना पे भरोसा है, लेकिन सेना के जनरल पार्लियामेंट्री लैंग्वेज प्लीज। लेकिन सुशांत सरीन एक फीमेल एंकर के सामने इस तरह की भाषा शर्म आना चाहिए आपको। ठीक कर लो। फीमेल एंकर के सामने इस तरह की भाषा आप इस्तेमाल करते हो। माफी मांगो, पहले आपने क्या बोला, क्या पूछा? भाषा अपनी सीखिए, मुझे भाषा मत सिखाइए। अजय जी वापस ले लीजिए वो शब्द। अजय जी वापस ले लीजिए। मैं जानती हूँ आपकी भी भाषा ऐसी नहीं है, निकल गया, कोई बात नहीं, वापस ले लीजिए। लेकिन डिबेट को डिरेल नहीं करते हुए मैं सुशांत सरीन के पास जाना चाहती हूँ। जी, थैंक यू वेरी मच अजय आलोक। आपकी बड़प्पन है कि आपने वापस ले लिया और बाकियों को भी एक दिखा दिया कि अगर गलती होती है तो वापस लेने में कोई छोटा नहीं होता। लेकिन सुशांत सरीन जी, आप अनबायस्ड हैं, आप एक्सपर्ट हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि वहां पर एक कॉन्फ्रंटेशन की सिचुएशन थी, क्या पहले कभी वहां टैंकर जा सकते थे? क्या कभी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर था? क्या अब जिस तरह से हमारे सैनिक वहां पर बनाए हुए हैं स्थिति को और रोक रहे हैं चीन के सारे सैनिकों को, क्या ऐसा पहले कभी हुआ था? क्या
यूपीए की सरकार जो कह रही थी वो सच है, या अब जो बीजेपी की सरकार कह रही है वो सच है? नाविका, जो असलियत है वो ये है कि भारत सरकार का और खास तौर पर यूपीए, वो तो, और मैं ये अपने मन से नहीं कह रहा, ये तो ए.के. एंटनी जी का बयान है पार्लियामेंट में, जहां उन्होंने कहा था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करना चाहते सरहदों पर, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पर अगर कुछ नहीं होगा तो चीनी अंदर नहीं घुसपैठ कर सकेंगे। और चीनी उस सारे समय लगभग 20 साल से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे थे। वो सड़कें बना रहे थे, हवाई पट्टियां बना रहे थे, वो रेलवे भी कई जगहों पर लेकर के आ रहे थे। और हमारे यहाँ पर घोड़े गाड़ी पे खच्चरों पर जो फौजी थे 4-4, 5-5, कभी-कभी हफ्ते का ट्रैक करके अपनी पोस्टों पर पहुंचते थे। ये तो इस सरकार को आपको श्रेय देना पड़ेगा कि इन्होंने बहुत तेजी से वहां पर ना सिर्फ ईस्टर्न सेक्टर तवांग वाले एरिया में, लेकिन लद्दाख वाले एरिया में भी बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की है। और अजय आलोक जी की यहां तक बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उससे चाइना जो है उसने उस पर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शंस भी रेस की है। दूसरी चीज ये है कि जब तनाव बढ़ा है LAC की पास लद्दाख वाले क्षेत्र में, तो जिस तरीके का जमावड़ा इकट्ठा किया गया है भारत की सेना द्वारा, और उसमें ना सिर्फ रॉकेट्स, मिसाइल सिस्टम्स, आर्टिलरी, टैंक्स, आप तमाम जो चीजें हैं वो सारी की सारी वहां पर पहुंचाई गई हैं। और लगभग 60-65 हजार वहां पर सैनिक हैं हमारे, और लिटरली एक मिरर टू मिरर डिप्लॉयमेंट है। अब मुद्दा ये है कि क्योंकि चीन ने वहां पर अपना जमावड़ा इकट्ठा किया था, उसका एक जो मिरर डिप्लॉयमेंट हुआ है, उससे वहां पर तनाव बहुत है। और जब इस तरीके का तनाव होता है तो एक आशंका रहती है कि ये कहीं आपे से बाहर ना हो जाए और सिचुएशन स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल ना कर जाए। उसको डीएस्केलेट करने की बात चल रही है। और भारत सरकार की नीति जो अभी तक उन्होंने स्पष्ट की है वो बहुत क्लियर है, और वो ये कह रहे हैं कि भाई पहले तो आप इसको डीएस्केलेट करिए, आप पीछे पीछे हटिए यहां से, हमारे को ये मान्य नहीं है कि आप बिल्कुल सरहदों पर आप अपनी सेना लेकर के आए हुए हैं। उसके बाद आप अपनी जो यहां पर इसका जो डीएस्केलेशन है, जो आप बहुत ज्यादा सामान लेकर आए हैं, इसको पीछे हटाइए। और तीसरे स्टेज में जो आप फौजें फ्रंटियर पोजीशंस पर लेकर के आए हैं, डी इंडक्शन करिए उसकी। ये 3 स्टेजेस में बात चल रही है। जो 19 राउंड की टॉक्स हुई हैं, उसमें से 5 जो क्षेत्र थे जहां पर विवाद चल रहा था, उन पर एक समझौता पाया गया है। उस समझौते के ऊपर सवाल जरूर उठाए जा सकते हैं। मेरे खुद के सवाल हैं कि क्या वो समझौता ठीक था, नहीं था, लेकिन वो समझौता दोनों साइड्स के लिए है। लेकिन क्योंकि मैं भारतीय हूं, इसलिए मेरे को ये लगता है कि ये बफर जोन्स वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये मुझे एज एन इंडियन सिटीजन मुझे ये मान्य नहीं है। लेकिन ये समझौता दोनों साइड्स के लिए है। वो सिर्फ भारत के लिए बफर जोन नहीं है, वो चीनियों के लिए भी बफर जोन है। 2 जगहों पर अभी भी प्रॉब्लम है। उसमें 2 तरीके की प्रॉब्लम है। एक, जो वहां पर चीनी घुसपैठ हुआ, वो ये 2019-20 का घुसपैठ नहीं था, ये उससे पहले का है। खास तौर पर देमचौक और देपसांग वाले जो एरियाज हैं, वहां पर जो घुसपैठ हुआ है, ये बहुत पहले का घुसपैठ है। और उसको हमने इसके साथ काफी हद तक नत्थी किया है कि आप उससे पीछे हटिए। नहीं, दूसरा वहां पर एक और विवाद है। सुशांत सरीन जी, कब की घुसपैठ की वारदात आप बता रहे हैं? 2013 जब मनमोहन सिंह जी ने कहा ये तो छोटी सी बात है, और सलमान खुर्शीद फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा ये तो पिंपल है, इस पे कोई क्रीम लगा लीजिए। जी, ये तब की बात आप बता रहे हैं? जी, मैं तभी की बात कह रहा हूं। और उस समय ये सारी की सारी चीनी घुसपैठ हुई थी, और इसको हमने पर्दे के नीचे या कालीन के नीचे इसको दबा दिया था। अभी जो इश्यूज हैं, तो एक मैंने आपसे कहा कि वो जो घुसपैठ हुई थी, दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है कि बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहां पर हम लोग पेट्रोलिंग के लिए जाया करते थे, जो हमारे मित्र आशुतोष जी कहते हैं पेट्रोलियम पॉइंट, वहां पर जाया करते थे हम लोग। और वहां पर उन्होंने कुछ एरियाज में ब्लॉक करे हैं हमारे जो पेट्रोल्स जाते हैं। अब अगर आप पेट्रोल को ब्लॉक कर देते हैं तो एक लिहाज से आप ये मान सकते हैं कि भाई अगर आप अपने क्षेत्र में जा नहीं सकते तो फिर आपका कब्जा कैसा वहां पर। तो वहां तक एक विवाद जरूर खड़ा हो सकता है कि कुछ एरियाज ऐसे हैं
जहां पर आपकी पेट्रोलिंग पार्टीज को अलाउ नहीं कर रहे चीनी, क्योंकि वो ऐसा क्षेत्र था कि वो उसको कंस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। वो एक बिल्कुल टनल टाइप की चीज थी जिससे आपको जाना होता था, और वो दोनों तरफ उन्होंने अपने जमावड़ा किया हुआ है, तो आपको वो परमिट नहीं कर रहे, जो पहले आप जा सकते थे। तो वो एक विवाद का क्षेत्र है, और उसी पर अभी काफी हद तक बातचीत हो रही है कि आपको ये भी छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो जो रिश्ते हैं वो सामान्य पे नहीं आ सकते। एक और चीज कहूंगा नाविका जी, जो कूटनीतिक तौर पर देखिए हमारे पास दो विकल्प है। एक, हमने एक तरफ अपना जमावड़ा इकट्ठा किया हुआ है, अब या तो ये बात करें कि हम उनके ऊपर यलगार कर दें, एक युद्ध थोपें और युद्ध के थ्रू हम सारी की सारी चीजें छुड़वा लें, एक वो पॉसिबिलिटी है। और दूसरी चीज ये है कि हम अपना जमावड़ा भी रखेंगे, दबाव भी बना के रखेंगे, और चीनियों के ऊपर कूटनीतिक तौर पर दबाव बनाते रहेंगे जब तक वो पीछे नहीं हटते। इस तरीके की चीज पहले भी हो चुकी है डिफरेंट सेक्टर्स में, तो वो एक कोशिश हो रही है। मैं अनुराग भदौरिया जी आपसे पूछना चाहती हूं, एक कि ये पहली बार नहीं हुआ है, इस बार जो हुआ है उसका जो जवाब दिया जा रहा है, आपको सुशांत सरीन ने खुद बताया किस तरह से दिया जा रहा है। पहले ये चीजें दबा दी जाती थी, बताई नहीं जाती थी, लेकिन तब पता नहीं सुर और ताल कहां पर था कि कोई आवाज नहीं उठती थी। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि क्या इस बात पर राजनीति हो रही है कि चंद्रयान हुआ या G20 है भारत में या ब्रिक्स समिट में भारत का सर ऊंचा हो रहा है और वो विपक्ष से सहन नहीं हो रहा। देखिए, ये राजनीति जो होती है, इस टाइप की राजनीति, निगेटिव राजनीति, ये भारतीय जनता पार्टी को मुबारक, वही ऐसी राजनीति करती है। हम लोग तो पॉजिटिव राजनीति करने वाले लोग हैं, राष्ट्र के हित की बात करने वाले लोग हैं, राष्ट्र के बारे में सोचने वाले लोग हैं। ये तो सत्ता के बारे में सोचते हैं। ये डिवाइड एंड रूल और मुक्का ये है ये हमेशा से नहीं हमेशा से जो हमारा इंडिया है, जो गठबंधन है, ये और हम लोग हमेशा से इस राष्ट्रीय मुद्दों पे एक साथ आए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों पे चर्चा करना, राष्ट्र कैसे आगे बढ़ेगा, राष्ट्र कैसे उन्नति बने, राष्ट्र के लोग कैसे अपने पैरों पर खड़े हो, महिलाओं का सम्मान कैसे बचे, किसान की इनकम कैसे दुगनी हो, कैसे महंगाई बेरोजगारी यहाँ पे खत्म हो, इसके लिए हमारे मुद्दे हैं। हम राष्ट्र के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आप चूंकि चाइना की बात है तो मैं आपको बता दूं, हमने ही सबसे पहले कहा था ना, आदरणीय नेताजी ने तो सदन के अंदर खड़े होकर बोला था कि चाइना हमारा नंबर 1 दुश्मन है। तब बताया था कांग्रेस पार्टी को, तो बोला था ना, खड़ा होकर उन्होंने बोला था ना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सुनी इस बात को? नहीं सुनी ना। अगर वो सुन लेते उसी समय तो तुरंत सरकार बनी थी, तो उसके बाद राष्ट्रपति को नहीं बुलाते ना यहाँ झूला झुलाने के लिए, सेवा सत्कार के लिए। क्यों बुलाया? जब आपके एक पूर्व हमारे देश के इतने मजबूत नेता जो रक्षा मंत्री रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं कि चाइना मेरा नंबर 1 दुश्मन है, तो आप माने क्यों नहीं इस बात को? अगर आपको चाइनीज राष्ट्रपति बुलाना था, फिर आप उनसे एक बार बात करते विपक्ष के नाते कि भाई हम ऐसा करना चाहते हैं, इससे फायदा है देश को। आपने बुलाया, झूला झुलाया, लौट के गए, हमारे सैनिक शहीद हुए। तो क्यों भाई ऐसा काम करते हैं आप? अनुराग भदौरिया जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। बात तो कर लो। नहीं, बात तो आपकी लंबी है, लेकिन मैं मुबारकबाद देना, जिन्होंने पंचशील किया, जिन्होंने तिब्बत की बात, तिब्बत को चाइना के साथ जोड़ दिया, उनके साथ तो आपने गठबंधन बनाया हुआ है। जिनके रूल में आपके मुलायम सिंह जी ने चेतावनी दी थी कि चीन सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, उनके साथ आपका आज गठबंधन है। लेकिन जो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, जो वहां सैनिक भेज रहा है, उनको आप लाल आंख दिखा रहे हैं। तो ये आपकी जो पॉजिटिव राजनीति है, ये शायद देश समझ रहा है। लेकिन एक शब्द रह गया, आपने गलती से मुबारकबाद दे दी मुझे। हाँ, मैं मुबारकबाद देती हूं। नहीं तो हमने चांद मुबारक बोला था, तो उस पर बड़ी आलोचना कर रहे हैं। वो मुबारक को वो आजकल शब्दों को भी धर्म से जोड़ने लगे हैं, कहीं आपको ना जोड़ दें, इसलिए आपको आगाह किया कि आजकल वो शब्दों को हमने चांद मुबारक क्या लिख दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, तो उस पर बड़ी चर्चा करने लगे। वो चांद मुबारक का मतलब ही नहीं समझते। मुबारक तो हमारी भाषा है, हम ये हिंदुस्तान की भाषा है, उसमें हम मुबारक एक दूसरे को देते हैं। चांद पे पहुंचे तो मुबारक, मंगल में बना लिया, इसरो मुबारक भी कह सकते थे, पर आपने नहीं कहा। लेकिन आशुतोष जी, अरे सुनिए ना, नहीं, अब आशुतोष जी, आपकी पॉजिटिव राजनीति, आपकी इतनी पॉजिटिव राजनीति है कि मैं चाहती हूँ आप पॉजिटिवली आशुतोष जी, राष्ट्र के लिए, आशुतोष जी को भी बोलने दे, आशुतोष जी को भी बोलने दे राष्ट्र के नाम पर। आशुतोष जी, अब आप सवाल का जवाब दे दीजिए कि किसकी नीति चीन की तरफ बेहतर है और किसकी राजनीति बेहतर है?
क्या चंद्रयान का जो माहौल है, सक्सेस का माहौल है इस देश में, क्या इसके खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है? क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि कुछ अच्छा हो तो एक विपक्ष का उल्टा नैरेटिव आता है। पॉजिटिव राजनीति की दुहाई के बावजूद तो पूरा देश समर्थन कर रहा है। कैसी बात कर रहे हैं आप? चंद्रयान हमारे लिए प्राउड की बात है। भारतीय जनता पार्टी इसकी चांद मुबारक, चांद मुबारक। बिल्कुल सही। नहीं, अनुराग भदौरिया जी, आप अगर दोबारा चांद मुबारक कहेंगे तो आपको आप बाइकआउट हो जाएगा। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है। और हमें तो नाविका की चिंता नहीं, हमें नाविका जी की चिंता हो रही है। हम तो बाइकआउट है ही, नाविका जी ना हो। बिल्कुल, मुबारक शब्द को भारत के शब्दकोश से बाहर कर देना चाहिए। ये क्या मतलब है आप लोगों का? सांप्रदायिकता फैलाते हैं आप लोग। बिल्कुल। अरे अभी नाविका जी फैला रही थी। नहीं, नाविका जी समझदार नहीं फैलाई, उन्होंने मुबारक दी। अच्छा अनुराग जी, आप देखिए, 3 चीजें हैं और इन 3 चीजों में बड़ी गंभीरता से बात करनी चाहिए। पहली बात तो ये कि जो लोग ये कहते हैं कि एंटनी ने 2012 में ये कहा था, उनको थोड़ी बहुत पढ़ लेना चाहिए, थोड़ा समझ लेना चाहिए। मैं आपको कितनी कोट कर दूं। 28 नवंबर 2011 को इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है। इसके अलावा 28 नवंबर 2011 के अलावा जो है, अगर आप ध्यान से देखें तो 8 मार्च 2012 की रिपोर्ट है, जहां एंटनी क्या कहते हैं उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन ये एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही कि दरअसल एंटनी ने कहा था कि चाइना बहुत आगे है, इसलिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप नहीं करना चाहिए था। अर्धसत्य नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या करे, 2014 के पहले कुछ उनको शायद भूल गए, 11 सितंबर 1967 नाथुला के अंदर जब भारत ने चीन के 380 सिपाहियों को मार गिराया था, उसका भी ध्यान रखना चाहिए था। हाँ, 1962 में हम लोग जरूर हारे थे, और न केवल हारे थे बल्कि एक तकलीफ हुई थी देश को। लेकिन उस वक्त भारत लोकतांत्रिक था, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने जब खड़े होकर कहा युद्ध के दौरान मारे गए थे देश के प्रधानमंत्री को, आप गिनती कर रहे हैं तो 3,500 सैनिक मारे गए थे। ठीक है, आप कर ली। हाँ, लेकिन उसका दूसरा पहलू था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने तब कहा था देश को संसद सत्र बुलाया जाना चाहिए था। आज देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी से अगर आप कहिए संसद सत्र बुलाइए, तो वो कहते हैं कि आप लोग भारत की सेना को सेना का मान खराब करते हैं। हकीकत यह कि अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो भारत के प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए, स्पष्ट तौर पर बताना चाहिए, ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसी कौन सी बात थी कि आपने ब्रिक्स में चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की। क्या भारत ने इनिशिएटिव लिया था या चीन ने इनिशिएटिव लिया था? इस बात का खुलासा होना चाहिए। ये जो प्लांटेड खबरें आती है ना, इन प्लांटेड खबरों पर मेरी कोई आस्था होती नहीं है। भारत की सरकार की तरफ से स्पष्टता आना चाहिए, अन्यथा सब लोग चीन की बातों को सही माने। चौथी बात, इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप डिफेंस के मसले पर दूसरी सरकारों के ऊपर अगर आप सवाल खड़े करते हैं, तो दरअसल आप भारत की नेशनल सिक्योरिटी के साथ आप एक तरीके से खिलवाड़ कर रहे होते हैं। इसलिए कृपया करके देश की रक्षा के मामले में, नेशनल सिक्योरिटी के मामले में, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, देश को एक सुर में बोलना चाहिए। यह साबित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी के जमाने में तो राष्ट्रीय सुरक्षा में तो बहुत अच्छा काम हो रहा और बाकी लोगों ने गवा दिया। जिन लोगों ने इकोनॉमिक टाइम्स नहीं पढ़ा, 2011 में एंटनी का संसद में दिया गया बयान, 2012 में दिया गया बयान, उनको यहां के अर्धसत्य नहीं फैलाना चाहिए। मैं आपकी भी अर्थ सत्य को जरा थोड़ा सा एक्सपोज कर दूं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स श्री ई अहमद प्रोवाइडेड दिस इंफॉर्मेशन इन राज्यसभा। ये फैक्ट है। ना, मैं ये जानना चाहता हूं, आप सरकार के साथ खड़ी हैं, सरकार की नीतियों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं, या आप इंडिपेंडेंट पत्रकार से उसकी राय जानना चाहते हैं? अगर मेरी राय जानना चाहती हैं तो मैंने अपनी राय स्पष्ट, मैंने आपकी राय सुन ली, मैं आपके सामने फैक्ट प्रेजेंट करने का हक रखती हूं या नहीं? चलिए मैं आपको बता देता हूं। मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रही, मैं सिर्फ फैक्ट रख रही हूं। आशुतोष जी मुझे क्यों लाल आंख दिखा रहे हैं? सरकार को डिफेंड करते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल सरकार को नहीं डिफेंड कर रही, लेकिन मैं ई अहमद जो MOS एक्सटर्नल अफेयर्स थे उनका एक स्टेटमेंट 28 नवंबर 2011 को एंटनी ने संसद में क्या कहा था ये स्पष्ट करना चाहिए सुशांत सरीन को। ठीक है, अन्यथा आप देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं और देश की रक्षा नीति पर आप सवाल खड़े करके देश की सार्वभौमिक, ठीक है, लेकिन जब आप छतरी दिखाते हैं तो मैं भी एक फैक्ट रखना चाहती हूँ। आप छतरी क्यों दिखा रही? सुशांत सरीन ने छतरी दिखाया, अजय आलोक छतरी दिखाए। आप तो इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं, आप सवाल करिए। तो इंडिपेंडेंट पत्रकार क्या राज्यसभा में दिए हुए जवाब कोट नहीं कर सकता?
आशुतोष जी, आप यू आर नॉट सपोज टू डिफेंड गवर्नमेंट। I know what I'm supposed to do, Mr. Ashutosh. Don't teach me my journalism. Thank you. No, I'm not teaching you journalism because you are teaching me. I'm not teaching you anything. No, you are teaching me. That's why आप बहुत आगे हैं। आप इतना अपसेट क्यों हो रहे हैं? आप मत होइए उत्तेजित। मैं फैक्ट रखने की कोशिश कर रही हूँ पिछले 5 मिनट से, और आशुतोष जी आप मुझे फैक्ट रखने नहीं दे रहे। ये आपकी ज्यादती है। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने कौन सा फैक्ट आप ऐसा कहा जिसको आप कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहती हैं? मैंने जो फैक्ट सुशांत जी आपके ऊपर आरोप है, सुशांत जी आपके ऊपर आरोप है, मैं आपके ऊपर आऊंगी, लेकिन एक फैक्ट रख दूं सामने दर्शकों के, और ये फैक्ट है 22 नवंबर 2012 का, जिसमें एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट ई अहमद ने लिखा है और कहा है, Pakistan has been in illegal and forcible occupation of 78,000 square kilometers of Indian territory in Jammu and Kashmir. China continues to be in illegal occupation of 38,000 square kilometers of Indian state of Jammu and Kashmir. In addition, under the so-called Sino-Pakistan boundary agreement, Pakistan has illegally ceded 5,000 kilometers of Indian territory in Pakistan occupied Kashmir to China. ये ई अहमद ने दिया ना। सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी। तो ये सोचिए, उस समय मंत्री की फ्रीडम होती थी राष्ट्र के सामने सही बात रखने की। आज पार्लियामेंट में ये चर्चा क्यों नहीं हो सकती है? नहीं, मेरी आप हाथ मत हिलाइए। आप बताइए कि पार्लियामेंट में आप हाथ मत हिलाइए। उस समय सोचिए कितनी ट्रांसपेरेंसी होती थी कि पार्लियामेंट के अंदर में मंत्री अपनी बात सरकार की कोई भी नाकामी है तो भी कहता था। आज संसद के अंदर में बहस नहीं हो रही, इस पे बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, मंत्री को रखना चाहिए, विदेश मंत्री को ये बात रखनी चाहिए। क्या सच है? आज क्यों विदेश मंत्री कहते? यही कमी देश के अंदर में आई है, इसी को कहते हैं लोकतंत्र की कमी आई है कि पार्लियामेंट ये एक नैरेटिव क्रिएट करके मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं। खिलवाड़ करने की कोशिश अगर कोई एक्सपर्ट करता है, he has to be rebated in as much word. अच्छा नाविका, अब दो चीजें। एक तो अनुराग भदौरिया जी को मैं ये बता दूं कि मुलायम सिंह यादव ने जो कुछ बोला था वो कहा था, लेकिन सबसे पहले जो एक सबसे बड़े वरिष्ठ नेता थे और उस समय रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने सबसे पहले इसकी निशानदेही की थी कि भारत का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो चीन है, और ये लगभग 2001 या उससे भी पहले की थी। और जब उन्होंने ये कहा था तो ये तमाम जो लेफ्ट वाले लोग थे उनकी जान के पीछे पड़ गए थे कि आप चीन के साथ हमारे रिश्ते क्यों खराब कर रहे हैं। दूसरा, मुझे लास्ट पर्सन ऑन अर्थ जिससे मुझे इंडिपेंडेंस ऑफ जर्नलिज्म सीखना है तो वो आशुतोष जैसे व्यक्ति से सीखना है जो खुद अपनी राजनीति कर चुका है। इसको जूते पड़ गए राजनीति करते हुए, इनको कुछ नहीं मिला, धक्के खा करके ये बाहर निकल गया, और ये अब हमारे को दिखाएगा और हमारे को सिखाएगा कि स्वतंत्रता क्या होती है एनालिसिस की। इससे तो मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ऐसे लोगों से मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किनकी क्या औकात है, ये किस तरीके के लोग हैं, ये कहां पर जाके चाटते हैं वो हम सबको मालूम है। तो आशुतोष तो चुप ही रहे तो बेहतर है। मैं सुशांत में आपको बता रहा हूं, चाहते हैं तो मैं भी उतर सकता हूं। ठीक है ना, आपकी जो औकात है ना आशुतोष, ये हमको बहुत अच्छी तरह पता है। आप कितने पानी में हैं, आप कहां पर आपके लिंक्स हैं, सरकार के नैरेटिव को बढ़ाते हैं, सब कुछ पता है दुनिया को, और किस किस राजनीतिक दल के साथ आप जुड़ चुके हैं और आपके क्या वहां पर हताशा हुई। बस आप यही कह सकते हैं, आप प्लीज मुझे राजनीति में और मुझे कूटनीति के लेक्चर आपके जैसे व्यक्ति से तो लेने की जरूरत नहीं है। आप तो उसमें चुप ही रहे तो बंद करो, और ठीक है ना। और ना मुझे भक्ति राष्ट्रभक्ति आप जैसे व्यक्ति से सीखने की जरूरत है। आप इंडिपेंडेंट एनालिस्ट का ढूंढ करना बंद करो, पाखंड करना बंद करो। अपनी मिट्टी पलीत करवाएंगे और आप पाखंड करना बंद करो। आपका जो पाखंड है वो सारी दुनिया देख चुकी है। नहीं बैठा आपकी एक मिनट चीन की डिबेट, पर्सनल कमेंट्स नहीं, मैं दोनों से कहती हूँ, आप लोग सभ्य व्यक्ति हैं, दोनों एक्सपर्ट्स हैं, प्लीज एक दूसरे के ऊपर ऐसी टिप्पणी करने से बचे। लेकिन अजय आलोक जी, इनको बोलिए नो लेट्स नॉट गेट पर्सनल।
एक मिनट आशुतोष जी और सुशांत सरीन जी, मेरी दोनों से दरखास्त है कि आप पर्सनल मत होइए। आशुतोष जी, आज पता नहीं आप कौन सी चाय पीकर आए हैं कि आप बहुत गुस्से में हैं। लाल आंख गुस्से की बात नहीं है, गुस्से की बात नहीं है, वो बीजेपी सपोर्टर लिखने क्या दिक्कत है? मैं एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं दोनों को 30 सेकंड कह रही हूँ। सभ्य बात, पॉइंट की बात और सभ्य बात आप एक दूसरे को कह सकते हैं। एक मिनट, मुद्दे की बात, सभ्य बात और सरल और बिल्कुल सांसदीय भाषा में कहिए। आपका क्या सवाल है? आपका क्या सवाल है? मैं आपको बता रहा हूं AK एंटनी ने क्या बयान दिया, और ये कहना कि 2014 के पहले सीमा रेखा पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, सब कुछ छोड़ दिया गया था। कितना बड़ा झूठ लोग बोलेंगे, मैं सुना देता हूं आपको। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बिफोर 2014 वहां था नहीं था, क्या था? सुशांत सरीन, इसकी आप क्लैरिफिकेशन दीजिए। नाविका, लेट मी रीड व्हाट द AK एंटनी। उन्होंने सुन लिया ना, आपने पहले भी पढ़ा था। उनको सुनाना जरूरी है, उनको सुनाना जरूरी है। समय की कमी है, आप एंकर रह चुके हैं, आपको पता है समय की कमी है, उन्होंने सुना है। अब जवाब दीजिए ना। हाँ, मैं बोल रहा हूं, गवर्नमेंट इज क्लोजली वॉचिंग ऑल डेवलपमेंट्स ऑन द बॉर्डर एंड रिव्यूज द थ्रेट परसेप्शन रेगुलरली. Required measures are being undertaken to upgrade our capability to achieve the desired defense preparedness to safeguard sovereignty, territorial integrity, and security. This was statement by Indian Defense Minister. सुशांत सरीन, अगर आपको नहीं पता है तो आप टीवी चैनल पे आके ओके आशुतोष, आपने पूछ लिया, फेडर डाउन। सुशांत सरीन, जवाब दीजिए। हाँ, तो उनकी ये स्टेटमेंट आई, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि हमारी ये नीति रही, चुप रहे, ये भी उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि हमारी ये बहुत देर से नीति रही है कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे सो दैट इट ऑब्स्ट्रक्ट। और ये डिफेंस में कई बार ये स्ट्रैटेजी बनती है कि आपने अगर अपने यहां पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं की तो जब आपका दुश्मन आता है तो उसके पास वो व्यवस्था नहीं होती कि वो ज्यादा इनरोड्स कर सके, आप उसको रोक सकते हैं। लेकिन उस समय बहुत लोगों ने ये उस पर निशानदेही की कि जिस गति से चीन वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमें भी जरूरत है। सेना बॉर्डर पे आ गई तो हमारे को डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये स्टेटमेंट जो आशुतोष अभी कोट कर रहे हैं, तो उसके साथ वो मेरे को डेटा भी दें कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई थी उन 10 सालों में। सबसे बड़ी बात आशुतोष जी, आपने स्टेटमेंट पढ़ा, लेकिन स्टेटमेंट में ऐसा कोई डिटेल नहीं है कि कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, और इस बात की कोई पुष्टि नहीं है। वारिस पठान जी, अब आपका सवाल, आपका क्या सवाल? माफी मांगे, झूठ बोला भी इन्होंने। मैं नविका जी कब से सुन रहा हूं, आधे घंटे से बैठ के, मुझे 30 सेकंड बोलने दे दीजिए। आशुतोष जी पे मैं दो बात करूंगा यहाँ पे। नविका जी, एक तो बहुत हिटेड डिबेट हो गया, थोड़ा सा थोड़ा चंद्रयान चांद पे पहुंच गया, सबको बहुत बहुत मुबारक। देश को मुबारक। साउथ पोल पे भारत पहला था जो पहुंचा, वहां पे पूरे इसरो के साइंटिस्ट को मुबारक। अभी एक नेता है, वो जमीन में बैठे हुए फूल हार लेके गए, जब चंद्रयान से यात्री आ जाएंगे सक्सेसफुल होके तो वो पूरा देश सेलिब्रेट करने वाला है। ऐसे भी नेता है आपके पास। एक नेता है, नासा को मुबारकबादी पेश कर रहे हैं। एक हमारी नेता है, उनके स्लिप ऑफ द टंग हो गया, मगर वो चल रहा है। राकेश रोशन जी जो पिक्चर बनाते हैं, उनको भी मुबारकबादी दी जा रही है। ये सब इंडिया, मुबारकबाद। ये सब इंडिया गठबंधन के लोग हैं। एनडीए भी है, एनडीए इंतजार कर रहा है उनके एक नेता के आएंगे तो हम स्वागत करेंगे, जमीन पे आने वाले हैं जिसको उन्होंने नया इस्तेमाल करेगा, ऐसा वो सोच रहे हैं। मैं नहीं सोच रहा, वो सोच रहा। बात नंबर 2, नविका जी, मैं वैसे तो बीजेपी के प्रवक्ताओं को बहुत लाइटली लेता हूं क्योंकि ये झूठे हैं, इनको सिर्फ झूठ और भरम फैलाना है। फिर भी मैं एक बात बोलना चाहता हूं, ये जो फैला रहे ना भरम कि हमको देश के जवानों पे भरोसा नहीं, ये सरासर झूठ है। मैं समझता हूं जितने पैनलिस्ट बैठे, इंक्लूडिंग नविका जी, आप, हम सबको हमारे भारत देश के जवानों पे पूरा पूरा भरोसा है। हमारा भारत देश का जवान बहुत महान है, हम उनको सैल्यूट करते हैं। मोदी को सवाल करते हैं हम, क्या मोदी को सवाल करना, भारत देश के जवान को सवाल करना हो गया? अगर मोदी की नीति गलत है तो उसको सवाल करेंगे तो गलत है। अजय आलोक जी, जवाब क्या बात कर रहे हैं 19 राउंड में और क्या जवाब दीजिए, ये बोलना गलत है। वारिस पठान।
पार्लियामेंट नविका जी बहुत बात हो गई, एक मिनट अब जरा इनको शांत करवाएंगी तब तो बोलूंगा। अब वारिस पठान जी जवाब सुन इनको लीजिए, शांत करवाइएगा तब तो बोलूंगा। जवाब देखिए, ये जवानों को तो सल्यूट करेंगे ही, क्योंकि ये जवानों को सम्मान नहीं करते हैं, जवानों से डरते हैं, क्योंकि इनके नेता बोल चुके हैं कि अपनी पुलिस को हटा लो, बता देते हैं कि 20 करोड़ क्या कर सकते हैं 100 करोड़ को। तो आप जवानों का सम्मान नहीं करते, जवानों से डरते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जवान आपको 1 मिनट में सही कर देगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आशुतोष बड़ा दर्द दिखा रहे थे। अभी आशुतोष ने कहा कि 1967 में 380 चीनी सैनिकों को मार दिया, और उसके बाद साथ में कहा कि 62 के युद्ध हम हार गए थे, बड़ी दुख हुई थी। 3,500 सैनिक हमारे मारे गए थे, बड़ा दुख हुआ था आपको। इंडियन एयरफोर्स को यूज नहीं करने दिया गया था, आपको बड़ा दुख हुआ था, हल्का सा दुख। और आप अपने आप को देशभक्त कहते हैं। 14 के पहले एक रत्ती का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना था, और आप यहां कहते हैं कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा पर नैरेटिव सेट कर रहे हैं। जो आप राहुल गांधी की तरफदारी करने बैठे हुए यहां पे। अगर चीन हमारा दुश्मन है तो राहुल गांधी कैबिनेट में जाके जब स्टेटमेंट देता है राहुल गांधी कि चीन इज द फोर्स ऑफ नेचर एंड एस्पायरिंग सुपर पावर, और उसके स्लाइड प्रेजेंटेशन में पीओके में रोड एंड बेल्ट प्रोजेक्ट का दिखाया जाता है, तो आपको राहुल गांधी पे बोलते हुए शर्म नहीं आती है? उस वक्त आपका मुंह में दही जम जाती है आपके। और यहाँ पे देशभक्ति दिखा रहे हैं आप। बिल्कुल। चुनाव में जब लड़ने गए थे तो आशुतोष गुप्ता बन गए थे, ये तो आपका मॉरल कैरेक्टर है, और ऐसे आशुतोष बनते गए अपने आपको देशभक्त। 14 के पहले था क्या यहाँ पे? आप लोगों को किसी को बोलने में शर्म नहीं है? सवाल उठते रहे हैं और सवाल उठते रहेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं आज अपने दर्शकों से। दर्शकों, देश के सामने आप किसकी बात मानेंगे? संसद में बताई हुई बात प्रधानमंत्री की, या चीन के वेबसाइट पर आई चीन की? ये इस देश को तय करना पड़ेगा। चीन भारत के साथ क्या कर रहा है, ये हम सब के लिए बहुत अहम मुद्दा है, लेकिन उससे भी अहम है कि क्या हम ये मुद्दे अपने देश में उठाकर अपने ही देश को हानि तो नहीं पहुंचा रहे? ये मुद्दा हमारे राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा। इस पर बहस हमेशा के लिए रहेगी, लेकिन बहस देश के लिए अगर लाभदायक हो तो जरूर कीजिए। अगर देश की अखंडता पर सवाल उठाए तो सोच लीजिए, ऐसी बातों पर राजनीति सही नहीं। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूं। आप सबसे लेती हूं इजाजत, और अपने पैनलिस्ट को धन्यवाद करती हुई आपको नमस्कार करती हूं। सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही।